हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह। तो आज का टॉपिक है सेल वॉल और हमने इससे पिछले भी कुछ टॉपिक्स में सेल के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी किया था। ठीक है, तो देखिए सेल वॉल जो है, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। बट हर सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सपोज अगर हम बात करें फंजाई और प्लांट्स को, अगर हम देखें तो इसमें सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है। बट अगर हम यहीं पर एनिमल सेल्स की बात करें, मींस अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो सेल वॉल जो है वो क्या है? एब्सेंट है। एक बात तो आप समझ लीजिए कि हम जो सेल वॉल स्टडी कर रहे हैं ये फंजाई और प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और साथ में फंजाई में प्रेजेंट होता है। बट कहाँ पर एब्सेंट होता है? सपोज अगर ये बताइए कि ह्यूमंस के सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो ह्यूमंस जो हैं वो एक तरह के एनिमल कैटेगरीज में है और हमारे सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? फिर आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एनिमल सेल्स में अगर आप बात करें कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो क्या रहेगी? यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात तो क्लियर है सभी को बच्चों? देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और हमारी लास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि हमने सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में स्टडी किया था कि उसके बेसिक कंपोनेंट क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। आप जा कर के वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए बात आती है यहाँ पर कि सेल वॉल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल को शेप तो प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है। साथ में ये मैकेनिकल डैमेज जो होते हैं ना, उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेजेस, या आप कह सकते हैं कि जो दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं उससे भी सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि सेल वॉल सेल को तो सेफ प्रोवाइड करती ही करती है, साथ में उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। और वो प्रोटेक्शन किस तरह के हो सकते हैं? मैकेनिकल डैमेज जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है और साथ में बहुत सारे इन्फेक्शन से भी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसके और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो ये एक तरह के सेल को इंटरेक्ट करने में एंड प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। पहली चीज़ तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि सेल इंटरेक्शन में भी काम करती है एंड प्रोवाइड अ बैरियर to undesirable macromolecules। तो देखिए आप हमेशा सेल वॉल को उनके फंक्शन से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सेल को सेफ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं और साथ में ये एक तरह का बैरियर का भी काम करता है जिससे डिज़ायरेबल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट्स में प्रेजेंट है और फंजाई में प्रेजेंट है। तो अगर हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बात करें कि प्लांट सेल वॉल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो कंसिस्ट विथ, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि प्लांट के सेल वॉल और फंजाई के सेल वॉल में क्या क्या डिफरेंस होता है।
ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बेसिकली प्लांट का जो सेल वॉल है वो कंसिस्ट होता है सेलुलोज से। किससे कंसिस्ट होता है? सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, प्लस हेमी सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, साथ में क्या होता है? पैक्टीन्स प्रेजेंट होते हैं, पैक्टीन्स, ओके, एंड साथ में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लांट के सेल वॉल को देखें तो प्लांट का सेल वॉल बेसिकली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन? लेकिन अगर हम वहीं पर किसी एल्गी का सेल वॉल देखें, सपोज अगर हमने किसी एल्गी का सेल वॉल देखें कि इनके बेसिक कंपोनेंट क्या है, तो एल्गी का जो बेसिक कंपोनेंट है, पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट विथ सेलुलोज प्लस गैलेक्टेन्स प्लस मैनेन्स प्लस मिनरल्स। और ये मिनरल्स कौन सा है, कोई मुझे बताएगा? तो बेसिकली यहाँ पर जो मिनरल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कौन सा मिनरल? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक एग्जाम्पल है जो एग का आउटर लेयर कवरिंग होती है, जैसे हम बॉईल करने के बाद क्या करते हैं? पील आउट करते हैं ना, छील देते हैं, तो वो पूरी क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिनरल्स के फॉर्म में इनका बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होता है सेल वॉल। तो हमने देखा कि यहाँ पर एल्गी और प्लांट्स की सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो स्पेसिफिकली हमेशा आप याद रखिए कि प्लांट के सेल में क्या प्रेजेंट होता है? पैक्टीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से एल्गी के सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? गैलेक्टेन्स स्पेसिफिकली, मैनेन्स स्पेसिफिकली, ठीक है। और अगर हम वहीं फंजाई के सेल वॉल में देखें तो वहाँ पर काइटिन नाम के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर भी आप इन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़िएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि प्लांट के सेल वॉल और फंजाई के सेल वॉल में डिफरेंस क्या होता है। ये बात क्लियर है सभी? अब देखिए दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसी प्लांट सेल और प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। सपोज ये प्लांट की सेल है, सपोज ये सेल वॉल है, ठीक है, और साथ में ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ये कनेक्टिविटी है, मींस एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर जो आयंस का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये क्या है? बेसिकली जो ये रेड कलर से है, ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक तरह का चैनल की तरह काम करता है और इसे हम प्लांट्स फिजियोलॉजी चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हम बेसिक सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो टॉपिक आता है दूसरा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो बेसिकली होता क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो देखिए हमने बात किया था ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। तो हमने बात किया था यहाँ पर ऑर्गेनेल्स के बारे में। ऑर्गेनेल्स को हमने पढ़ा नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और हमने पढ़ा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है, और सेंट्रियोल्स के बारे में। साथ में पढ़ा सेंट्रियोल्स के बारे में,
तो सेंट्रियोल्स बेसिकली सेल डिवीज़न में हेल्प करता है और राइबोसोम्स सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल्स हो। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ में यूकैरियोट्स के केस में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखिए, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड मीन्स साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स जो हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हम बात करते हैं यहाँ पर लाइसोसोम्स, हम बात करते हैं यहाँ पर वैक्यूल्स, तो ये सभी क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। और जब इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स को हम कंसीडर करके चलते हैं, एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स को, अगर इन्हीं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स को अगर हम कंसीडर करके चलते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स को अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एक साथ, मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर, या आप मेंशन कर सकते हैं मैनी ऑफ दीज कंसीडर्ड टुगेदर, मीन्स अगर हम इसको एक साथ स्टडी कर रहे हैं, जितने भी ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साथ में लाइसोसोम, साथ में वैक्यूल्स, अगर इन सभी ऑर्गेनल्स को हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं कॉल्ड एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बात क्लियर है यहाँ तक? देखिए, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो इन्हीं साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स को कंबाइन करके, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन का जब सिंथेसिस कंप्लीट होता है तो वो प्रोटीन मूव करती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस के पास, और वहाँ पर मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन पर, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनल का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह से जब प्रोसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है तो इसी को हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इसको चलिए कि जो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इनके जो फंक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। फंक्शन जो है इनके क्या है, कनेक्टेड है या कोऑर्डिनेटेड है कह सकते हैं, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इन चीज़ों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट करके देखेंगे। तो बेसिकली जो अगला टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी देखिए होता क्या है कि अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट को देखें तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये पूरा जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सभी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये मूवमेंट है ये पूरा ये सब क्या है, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बात क्लियर है? अब देखिए होता क्या है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं, एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
एंड दूसरे को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट राइबोसोम्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये तो बात क्लियर है सभी को। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस। इसका रोल क्या है? रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर कोई रोल है तो बेसिकली यहाँ पर लिपिड का बायोसिंथेसिस होता है। या आप कह सकते हो कि इनका जो रोल है, रोल इन लिपिड बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं, एक को हम बोलते हैं रफ, दूसरे को हम बोलते हैं स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, यही क्या है? आपके राइबोसोम्स हैं। और जहाँ जहाँ ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट को आप क्या बोल देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर राइबोसोम्स क्या है? एब्सेंट है। ये यहाँ पर राइबोसोम्स क्या है? एब्सेंट है। तो इसी वाले पार्ट को आप क्या बोल देते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका जो रोल है बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है कि यहाँ पर क्या हो रही है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या हो रहा है? लिपिड का बायोसिंथेसिस या लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा कि जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है उस पार्ट को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट है उस पार्ट को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर सीरीज़ से आपको बेनिफिट हो रहा है, और आप कमेंट सेक्शंस करके भी बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, और साथ में उन टॉपिक्स को भी मेंशन कर सकते हैं जिन टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं। मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे इन वीडियोज़ को देखने के बाद एटलीस्ट आप अपने बुक्स की एक बार रीडिंग ज़रूर करिए। ठीक है, अपनी बुक्स को रीड करने के बाद अगर किसी और बुक को रीड करने का मन करे आपको, तो ट्रूमैन पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनसे भी आप रीडिंग कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रूमैन्स बुक्स के लिंक्स को मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से भी जा कर के अमेजोन से ट्रूमैन्स के बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।